नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेमिनेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम लोग लास्ट ईयर आपका जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट यानी कि महत्वपूर्ण जो फैक्ट बन रहे हैं उसको भी हम लोग क्लास में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और यदि सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज हमारा ये क्लास यानी कि सेट नंबर 8 होने जा रहा है। इससे पहले हमारा सेट जो है 1 से लेकर 7 तक हमारा हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका लिंक दिया हुआ है। इससे पहले हमारा जो सेट हो चुका है, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा साथियों। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है आपका साइंस से रिलेटेड, तो चलिए देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम मोलस्का का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो मोलस्का का कौन सा यहाँ से उदाहरण है, एग्जाम्पल है, आपको बताना है। ऑक्टोपस होगा, बिच्छू होगा, टिड्डी होगा या झींगा होगा। तो ये जो साथियों हम लोग का टिड्डी होता है, ये कहीं ना कहीं हम लोग का क्या होता है, ये जॉइंट होता है। तो जॉइंट जिसमें आपका पैर या फिर उसका जो भी चीज़ आपका जॉइंटेड होता है उसको हम लोग कौन सा फाइलम में रखते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा साथियों आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मोलस्का में किसको रखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ऑक्टोपस। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोग का जो अर्थोपोडा है, ये अर्थोपोडा मोलस्का संघ के बाद हमारा ये जो अकशेरुकी जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, नस्ल है। ठीक है, तो साथियों हमने अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को HW के लिए दिए हैं, वो हम लोग का किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका कौन सा फाइलम से, तो ये आपका ऑर्थोपोडा से संबंधित हम लोग का जॉइंटेड आपका जो पैर वाला यानी कि पाद वाला होता है, ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, जो कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा अगर पूछा जाएगा तो आपका ऑर्थ्रोपोडा सही उत्तर निकल के आएगा। ठीक, तो मोलस्का परिवार इसमें देख सकते हैं जो मोलस्का के रूप में जाने जाते हैं, और मोलस्का लगभग ये मौजूद कितने हैं प्रजातियों मान्यता दी गई है, लगभग यहाँ पर 85,000 मौजूद प्रजातियाँ हैं। ठीक है, अब मोलस्का की सबसे बड़ी जो नस्ल यहाँ पर देख सकते हैं समुद्री नस्ल है, जो कि जिसमें सभी नामित समुद्री जीवों का लगभग कितना परसेंट है साथियों, ये लगभग आपका 23% है। ठीक है, और मोलस्का इसको देखा जाए तो मीठे पानी और स्थलीय आवासों में रहने योग्य होते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत कुछ देख लिया है मोलस्का से संबंधित, और उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट है, जो कि कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक के रूप में जाना जाता है। किसको, तो ये कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक के रूप में माना जाता है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5 जगत का वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपको बताना है कि WH विटिकर के द्वारा हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कौन कौन आता है, मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और आपका एनिमिलिया। तो ये 5 जगत का जो हमारा वर्गीकरण है यानी कि क्लासिफिकेशन है, इसको देने वाले कौन थे, तो WH विटिकर थे। ठीक है, अब साथियों ये आप देख सकते हैं कि बिच्छू, टिड्डी, झींगा आर्थ्रोपोडा नस्ल के अंतर्गत आते हैं। यही हमने जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोले थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत कुछ जो है पहला ही प्रश्न से हमने जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों आपको डिटेल में एनालिसिस देने वाले हैं, जिससे कि आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है हमारा आरपीएफ, तो उसके लिए बेहद ही आपका फ़ायदेमंद साबित होने वाला। तो आइए देख लेते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, तो NH4Cl है। ठीक है, तो NH4Cl ये जो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक सूत्र है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, ये आपको सिलिकन है क्या, NH नहीं है। पोटेशियम है, पोटेशियम के कहीं पर दिख रहा नहीं है। तो कार्बोनिलिक है, हो भी सकता है। अब अमोनियम में क्या होता है हम लोग का, तो ये साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, जो कि NH4Cl के नाम से आपका जानते हैं। NH4Cl जिसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो अमोनियम
क्लोराइड के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा हम लोगों का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हम लोग का अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर NH4Cl, जो कि अमोनियम क्लोराइड का ये क्या है साथियों, एक सफ़ेद क्रिस्टलीय नमक है, जिसका उपयोग जो है आमतौर पर कहाँ करते हैं, ये अमोनिया का उपयोग ये आप देख सकते हैं कि उर्वरकों के रूप में, सोल्डिंग क्या फ्लक्स के रूप में, और सूखी तेल यानी कि बैटरी निर्माण के रूप में ये कार्य में लिया जाता है। ठीक, अब उसी प्रकार से हम लोग का पहला विकल्प यानी कि पहला ऑप्शन जो है था आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन और यहाँ पर ऑक्सीजन से बना ये यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र के बारे में अगर देखा जाए तो रासायनिक सूत्र को क्या होगा, तो SiO2 हो जाएगा आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग का जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो KNO3 आपका हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला और रासायनिक सूत्र। और उसके बाद ये कौन सा काम में आते हैं, तो ये हमारा आते हैं उर्वरक के रूप में, खाद्य परिरक्षक के रूप में, और बारूद जैसे जो है हथियार के निर्माण में ये आते हैं। कौन, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। उसी प्रकार से देखते हैं कि कार्बोनिल डाइक्लोराइड जो है एक क्या है, ये भी एक हम लोग का रासायनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर COCl2 ही यहाँ पर होता है। और ये एक क्या है, रंगहीन तरल, जिसका उपयोग साथियों कीटनाशकों, प्लास्टिक और दवाइयों के उत्पादन के रूप में किया जाता है। किसको, COCl2 यानी कि कार्बोनिल डाइक्लोराइड को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा आपका नेपाल से नहीं लगती है, ये आपको बताना है। तो कौन सा राज्य जो है आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है हम लोग का, कौन सा भारतीय राज्य, तो इसमें से आपको बताना है साथियों। तो नेपाल का जो बॉर्डर है शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ भी, पश्चिम बंगाल के साथ भी, उत्तराखंड के साथ भी। ये जो हमारा आसाम है, आसाम के साथ हमारा ये नेपाल का बॉर्डर जो है ये टच नहीं करता। ठीक है, आसाम हम लोग का कहाँ है साथियों, ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का एक क्या है, एक स्टेट है। तो नॉर्थ ईस्ट का हम लोग का ऐसा स्टेट है जो कि सभी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हमारे टोटल स्टेट है उन सभी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आसाम। तो चलिए इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। ये हम लोग का सही उत्तर हो गया आपका आसाम। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों ये नेपाल से जो हमारे भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं, जिनमें से कितने राज्यों की सीमा साझा करते हैं अगर पूछा जाएगा नेपाल की सीमा, तो ये 5 राज्यों की सीमा जो है आपका नेपाल के साथ साझा किया जाता है। जिसमें कौन कौन आते हैं, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अगला हमारा पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से नेपाल से सटे हुए जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल हमारा हो जाएगा, जो कि कितने किलोमीटर की सीमा जो है साझा करते हैं साथियों, तो 1850 किलोमीटर यानी कि 1850 किलोमीटर की सीमा जो है ये साझा करते हैं हमारे 5 भारतीय राज्य से नेपाल की सीमा। ठीक है, अब इसीलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित संबंधित राज्य सीमा लंबाई, अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों ये हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे भारत से संबंधित और आपका लंबाई साझा अंतर्गत जो भी हम लोग का सीमाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सूची, जैसे पड़ोसी देश और उसके बाद भारत का सीमावर्ती राज्य और उसके बाद यहाँ पर अगला जो भी सीमा है कितना दूरी तक मतलब साझा किया जाता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों हम लोग का अब अगर देखा जाए कि अफ़गानिस्तान के साथ सीमा भारत का जो है साझा करता है कि नहीं, ये जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है यानी कि जो पाकिस्तान अधिकृत जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जिसमें अफ़गानिस्तान हमारा जो मूल भूमि अगर देखा जाए तो अब अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो साथियों अगर देखा जाए कि जम्मू कश्मीर को अगर भारत का अंग के रूप में माना जाएगा तो कितना किलोमीटर रकबा साझा करेगा, तो 106 किलोमीटर यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ हमारा भारतीय जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है ये साझा करता है। उसी प्रकार से देखा जाए तो
सॉरी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हमारा कितने राज्यों के सीमा के साथ साझा करता है, तो ये पश्चिम बंगाल के साथ, उसके बाद मिजोरम के साथ, मेघालय, त्रिपुरा और असम जैसे जो राज्य हैं इनके साथ हमारा कितने टोटल स्टेट है, तो 5 स्टेट से ये साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम को बांग्लादेश से। तो ऑपरेटिंग जीरो लाइन, यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटिंग जीरो लाइन जिसको नाम दिया जाता है, जो कि 40-96 किलोमीटर इनका बॉर्डर साझा किया जाता है, बांग्लादेश का बॉर्डर। अब साथियों भूटान पर चलते हैं। तो भूटान जो है, भूटान की सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ हमारा साझा किया जाता है, तो भूटान का अरुणाचल प्रदेश के साथ, आसाम के साथ, सिक्किम के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ ये भूटान का सीमा साझा किया जाता है, जो कि जयगांव भूटान गेट। ठीक। अब उसी प्रकार से चाइना पर बात करते हैं, तो हमारा कौन हो जाएगा ये साथियों, यहाँ पर क्या प्रदेश उतना, लद्दाख हो जाएगा, और यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, और साथियों हम लोग का कौन सा हो जाएगा ये एकदम जो ऊपर की ओर हमारा कौन है, कौन से साथियों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। मैकमोहन रेखा की अगर बात करते हैं, तो मैकमोहन रेखा हम लोग का भारत और चाइना के बीच का जो रेखा है उसको कौन सा नाम से जाना जाता है, तो ये मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आइए अगले हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग का देखा जाए कि म्यांमार का सीमा जो है, म्यांमार का सीमा साथियों ये अरुणाचल प्रदेश के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम और नागालैंड के साथ ये म्यांमार का सीमा साझा किया जाता है, जो कि यहाँ पर कितने किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। अब साथियों नेपाल पर बात करते हैं, तो जिसमें सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य किसके साथ, या नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और साथियों पाकिस्तान पर बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान ये पश्चिम बंगाल का सॉरी पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं, जिसको एलओसी के नाम से भी जाना जाता है, या रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो हमारा भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है। ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना साथियों। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमारा है कि जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर जो है कार्य करता है, ये आपको कहना है, बताना है। तो जेट इंजन जो है ये कौन सा सिद्धांत पर साथियों हम लोग का कार्य करता है, तो ये इसका सही उत्तर आपको बताना है कि त्वरण का संरक्षण, वृत्तीय गति संरक्षण, वेग संरक्षण या रैखिक संवेग संरक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा कौन कार्य करता है, तो ये जेट इंजन कार्य करता है। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो ये हमारा रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा जेट इंजन जो है कार्य करता है। और रैखिक संवेग एक क्या है, गतिमान पिंड में निहित गति की क्या है, एक मात्रा है साथियों। ठीक है। जिसमें अगर देखा जाए तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है हम लोग का द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि m इंटू भी मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। अब साथियों आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि यदि निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तो तो दो टकराने वाले वस्तुओं का सदिश योग स्थिर रहता है और उनके टकराव से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद कुल संवेग के जो है बराबर होता है। ये किसका कहना है, तो ये संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है इसके आधार से ये इसका परिभाषा निकल के आता है। उसी प्रकार से हम लोग साथियों ये हम लोग का जो जेट इंजन है ये किस पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। आगे साथियों देख लेते हैं। तो ईंधन जलने से हम लोग का जो महत्वपूर्ण गैसें उत्पन्न होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम लोग त्वरण का जो संरक्षण है इसके बारे में देख लेते हैं। तो त्वरण का जो संरक्षण है न्यूटन के गति के दूसरे नियम जिसे बल और त्वरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, F बराबर ma होता है। ठीक है। F बराबर क्या होता है, तो F बराबर हमारा ma होता है। ठीक है। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर आपका द्रव्यमान गुना त्वरण आपका निकल के आता है।
ठीक। अब उसी प्रकार से वृत्तीय गति पर जो संरक्षण है, ये कोणीय संवेग का संरक्षण एक बाह्य अघूर्ण की अनुपस्थिति में जो है अपनी घूर्णन गति को बनाए रखने के लिए क्या है, एक निकाय की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है साथियों। और संवेग संरक्षण के नियम के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है गतिमान पिंडों या पिंडों का निकाय अपने कुल संवेग द्रव्यमान सदिश वेग के गुणनफल को तब तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जो है आपका आरोपित ना किया जाए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत कुछ आपका देख लिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि देश मतलब कौन सा वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे पूर्व जो है एक साथ व्यापार करने का एक अधिकार जो है मिल गया। तो कौन सा वर्ष में साथियों, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने एक चार्टर प्राप्त किया है जिससे जो है आपका पूर्व के साथ जो है व्यापार करने का एक अधिकार आपका मिल गया है। कब, तो ये हमारा 1600 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। तो साथियों ये आपका 1874 में जो है यहाँ पर भंग कर दिया, क्या ये बाद में जो ब्रिटिश बन गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि किसका उपयोग धन की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो किसका उपयोग हम लोग का धन का जो डिमांड होता है, मांग होता है और आपूर्ति होता है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाना चाहिए साथियों क्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रेडिट नियंत्रण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स से ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको जो है एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना, जिसका उपयोग जो है साथियों क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग धन की मांग और आपूर्ति को क्या करता है, वो बैलेंस बना के चलता है। ठीक है, कौन, ये क्रेडिट नियंत्रण, ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपका जो इससे रिलेटेड यहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं, क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग जो है धन की मांग और आपूर्ति को क्या करने के लिए किया जाता है, तो बैलेंस बना के रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जो कि क्रेडिट नियंत्रण से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में क्रेडिट की उपलब्धता और लागत को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक या फिर मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा की गई यह क्या है, एक कार्रवाई है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर कि मृदा प्रबंधन और फसल का चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और जो है खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, ये आपको बताना। तो जलवायु से आपका जलवायु के अध्ययन से संबंधित जो है क्या कहलाता है साथियों, तो ये फसल, ये जो है फसल कीट, ये कुछ आपका इतना बड़ा जो है मृदा प्रबंधन और फसल चक्र के खरपतवार और कीट नियंत्रण के लिए जो हमारा जलवायु के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साथियों आपका एग्रोनॉमी। क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हम 2 सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें एग्रोनॉमी हमारा उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एग्रोनॉमी हमारा सही उत्तर हो गया। और साथियों हम लोग इससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको एक बार ध्यान से ये पॉइंट को आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग का जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कीटोलॉजी से संबंधित, इसको भी देख लेते हैं। जो कीटोलॉजी से संबंधित कोशिकाओं के एक विशेष समूह के जांच करके रोग या बीमारियों का निदान करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कैंसर या अन्य संक्रमण रोगों के निदान के लिए किया जाता है। किसका, ये
कीटोलॉजी का, ये आपको ध्यान रखना। कैंसर या अन्य संक्रमण जो भी रोग है जिससे निदान यानी कि जिससे छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, जिसको कीटोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, एनाटॉमी। एनाटॉमी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका प्रयोग जो है शरीर की संरचना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। किसका अध्ययन करने के लिए, तो शरीर की संरचना का अध्ययन करने के लिए एनाटॉमी का जो है अध्ययन किया जाता है। अब साथियों, इससे रिलेटेड हम लोग का और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवित चीज़ों के संरचना का संगठन से संबंधित है। किसमें, ये जीवित चीज़ों, जो भी हम लोग का जिसका जीवन है, जो बढ़ सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, जो भी हो, तो उससे रिलेटेड हमारा क्या है, ये एनाटॉमी है। अब साथियों हम लोग एग्रो एस्ट्रोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी पर हमारा चर्चा रहेगा, जिसमें ये एग्रो एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी, ये घास का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो कि वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है, जो घासों का अध्ययन के बारे में यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण वर्गीकरण से संबंधित रखता है। कौन, ये एग्रो एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपसे कि 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ये आपको बताना है कि आने वाला हमारा जो टाइम में 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल की मेज़बानी है, वो कौन सा देश करने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, इंग्लैंड में आपका जो है 2027 में विश्व चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी करने वाला है इंग्लैंड आने वाला टाइम में। ठीक है, आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं जो भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये साथियों देख सकते हैं 2027 का जो हमारा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है, ये इंग्लैंड में खेला जाएगा। और साथियों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए, अब ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का मौजूदा चैंपियन रहा। ठीक है, चैंपियनशिप का मौजूदा चैंपियन रहा, ये आपको ध्यान रखना है। जो इससे पहले हमारा जो हुआ था, यानी कि 21 में हुआ था, सॉरी कब हुआ था, 21 से 23 में आपका 2 संस्करण आपका यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लैंड ने 2021 और 2023 में WT फाइनल में पहले 2 संस्करण मेजबानी की थी, और 2025 में यहाँ पर WTC इंग्लैंड में होने वाला है। ठीक है, अब साथियों अगर इससे पहले कौन सा वर्ष में हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा यानी कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है 2027 से पहले वाला हमारा कौन सा जगह में हुआ था, ये आपको बताना है, और डेट भी आपको बताना है कि कौन सा वर्ष में हुआ था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, तो अगला प्रश्न हमारा है कि अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए जो आयु मानदंड क्या है, ये आपको बताना है कि कौन सा समय सीमा रखा गया है, जो कि अटल पेंशन योजना का जो ग्राहक ग्राहक जो है उसका लाभ लेने के लिए। तो ये साथियों क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1840 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया हुआ है। जिसमें 18 से 40 वर्ष का जो भी हमारा व्यक्ति होगा, जो अटल पेंशन योजना के जो ग्राहक है, उसका क्या है, एक आयु सीमा निर्धारित किया गया है कि 18 से 40 वर्ष तक ही जो है अटल पेंशन योजना का जो ग्राहक है वो इस योजना का लाभ ले सकता है। आइए अब बढ़ते हैं आगे, इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो इनका शुरुआत के बारे में अगर बात करी जाए, तो इसका शुरुआत जो है यहाँ पर 2015 में शुरू किया गया था और योजना, और इसमें न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा कितना है, तो 40 वर्ष रखा गया है। जिसमें साथियों पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहक को कितना 60 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान करना होगा, यानी कि जो भी इस योजना के अंतर्गत आपका लाभुक है, उसको 18 से 40 वर्ष तक आपको इसका जो भी आपका यहाँ पर 1000 रुपये, 500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया जो भी जमा करते हैं, उसके 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको इस प्रकार से जो है योगदान राशि आपको दिया जाएगा। ठीक है, कैसे, 1000, 2000 या 3000, 4000, 5000 गारंटीकृत जो न्यूनतम पेंशन दी जाएगी, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं APY ने यानी कि स्वावलंबन योजना का स्थल ले लिया है। ठीक है, कौन सा, ये अटल पेंशन। ठीक है,
कौन सा APY किसने अगर बताया जाए, अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्वावलंबन योजना का जो है स्थान कौन सा योजना ने लिया, तो ये आपको बताना है कि अटल पेंशन जो हमारा योजना है वो उसने आपका स्वावलंबन योजना का जगह लिया है। ठीक है, किसने? अटल पेंशन योजना ने। और इसका शुरुआत के बारे में देखा जाए तो कब शुरुआत हुआ था, तो 2015 में आपका शुरुआत हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ आपका पारंपरिक रूप से रंगमंच रूप माच रंगमंच रूप माच जो है जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा राज्य में साथियों? तो कौन सा राज्य का जो पारंपरिक रूप रंगमंच रूप माच से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से जुड़ा है। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों ये हमारा हो गया आपका माच जो है ये रंगमंच, ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और माच मध्य प्रदेश का, ये आपको शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, माच से मध्य प्रदेश, मौ से मौ जाना है। ठीक है, ये अब प्रसिद्ध क्या है, लोक रंगमंच और इतिहास में बताता है कि ये मालवा क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति का एक क्या है, आंतरिक हिस्सा रहा है। कौन? ये माच। ये कब से? ये 18वीं शताब्दी से जो है ये आपका चला आ रहा है। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पूछा जा रहा है कि आपका गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? साथियों ये आपको बताना। तो गुरु विपिन सिंह ने जो है हमारा कौन सा नृत्य शैली में विभिन्न प्रकार के जो है आपका पुरस्कार जीते हैं? चलिए देख लेते हैं गुरु विपिन सिंह के बारे में। तो कौन सा डांस में जो है यहाँ पर आपका पुरस्कार जीते हैं, विभिन्न पुरस्कार? तो गुरु विपिन सिंह जो है साथियों ये मणिपुरी डांस में जो है कई प्रकार का आपका पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप गुरु विपिन सिंह हमारे मणिपुरी नृत्य शैली के एक प्रसिद्ध क्या है, प्रतिपादक है, और जिन्होंने आपका 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उसी प्रकार से यहाँ पर मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका उत्पत्ति मणिपुर से हुआ है। और भी महत्वपूर्ण जो है इनका योगदान यहाँ पर रहा है, जिसमें ये मणिपुरी डांस से ये संबंधित है। ठीक है, अब साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि विटीकल्चर का संबंध अंगूर से है। ठीक है, अब उसी प्रकार से फ्लोरिकल्चर का संबंध आपको किससे है, ये आपको तो नहीं, एक प्रकार से कहते हैं कि ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है, उसी प्रकार फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो साथियों आपका फ्लोरिकल्चर जो है ये आपका फूल से संबंधित है। किससे? फ्लोरिकल्चर आपका फूल से संबंधित है, ध्यान रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं ये आपका स्टेटमेंट जो भी आप इस रिलेटेड आप देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि भारत के भक्ति सूफी परंपराओं के संदर्भ में, किसके परंपराओं के संबंध में? तो ये भारत के भक्ति जो है सूफी परंपराओं के संदर्भ में देश के एक भक्त मणिक 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 कवचकर ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना की है। कौन सा जो है किसके संदर्भ में साथियों? ये हो जाएगा आपका आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका आइए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हैं। ये आपको पूछा जा रहा है कि भारत के भक्ति सूफी परंपराओं के संदर्भ में आपको बताना है कि देश के एक भक्त मणिक कवचकर, देश के एक भक्त जो मणिक कवचकर ने तमिल में सुंदर भक्ति के गीतों का रचना की है। तो कौन रहे हैं इसमें से? तो ये हमारे कौन से भक्त हैं? तो ये हमारे शिव भक्त हैं साथियों। ठीक है, कौन से भक्त हैं? तो ये हमारे शिव भक्त हैं, ध्यान रहेगा। जो सूफी परंपराओं से संदर्भ रखते हैं शिव, ये मणिक कवचकर। तो इससे रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या साथियों? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत
पूछा जा रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का जो है प्रस्ताव है। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है हमारा आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कौन सा पंचवर्षीय में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका कौन सा हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद के बारे में जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में सॉरी हाँ वो क्या हो जाएगा आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना में हमारा आत्मनिर्भरता और स्व रोजगार के बारे में आपका बात किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा और तीसरा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जिसमें साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधी योजना, ये जन योजना, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में सर्वोदय योजना कदम उठाया गया है। अब चलते हैं हम लोग साथियों आपका पंचवर्षीय योजना पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। जोसेफ स्टालिन ने 1920 के दशक में सोवियत संघ की पहली PYP लागू की। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।